तो चलिए आज बात करते हैं हेरिडिटी की, यानी वंशानुक्रम की। ये जीवन की उन सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है जो हमें बताती है कि कैसे कुछ खासियतें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सफ़र करती हैं। आइए इस कमाल के साइंस को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी न कभी खुद से ज़रूर पूछा है ना? मतलब ये तो हम जानते हैं कि एक बच्चे में इंसानों वाले सारे बेसिक गुण होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स की हूबहू कॉपी नहीं होता। और इसी छोटे से फर्क में वंशानुक्रम का पूरा रहस्य छिपा हुआ है। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। हमारे कानों का निचला हिस्सा, जिसे ईयरलोब कहते हैं, कुछ लोगों में ये फ्री होता है और कुछ लोगों में ये सीधे सिर से जुड़ा होता है। ये उन हजारों ट्रेट्स में से सिर्फ एक है जो हमें विरासत में मिलते हैं, और ये हमें दिखाता है कि हेरिडिटी का साइंस हर जगह हमारे चारों तरफ मौजूद है। तो ये जो छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस हैं, इनसे आगे बढ़कर देखते हैं कि साइंटिस्ट ने इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश कैसे की। सदियों तक ये एक मिस्ट्री बनी रही और फिर एंट्री होती है ग्रेगर मेंडल की, एक मॉन्क जिन्होंने 19वीं सदी में अपने बगीचे में मटर के पौधों को गिनकर इस पहेली को सुलझाने की तरफ पहला बड़ा कदम उठाया। तो आखिर मेंडल ने अपने मटर के पौधों के साथ ऐसा क्या किया कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले इस पैटर्न को खोज पाए। देखिए, मेंडल से पहले भी लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेंडल का तरीका एकदम अलग था। उन्होंने साइंस और मैथ्स को मिला दिया। उन्होंने हर एक पौधे का, हर एक पीढ़ी का हिसाब रखा, एक एक चीज को गिना, और यही वो तरीका था जिसने सब कुछ बदल दिया। उनका तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक था। सबसे पहले उन्होंने लिए प्योर पौधे, मतलब एक लंबा पौधा जो हमेशा लंबे पौधे ही पैदा करता था, और एक बौना जो हमेशा बौने। इन दोनों को क्रॉस पॉलिनेट कराया। इससे जो पहली जनरेशन मिली उसे कहते हैं F1 जनरेशन। फिर उन्होंने इस F1 जनरेशन के पौधों का आपस में ही पॉलिनेशन होने दिया, और यहीं से मिली F2 जनरेशन, जहां असली जादू सामने आया। और पता है क्या हुआ? पहली पीढ़ी यानी F1 में सारे के सारे पौधे लंबे निकले, एक भी बौना पौधा नहीं। ऐसा लगा जैसे बौनेपन वाला गुण तो गायब ही हो गया। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो सच में हमेशा के लिए खत्म हो गया था? मेंडल को ऐसा नहीं लगा। और ये देखिए, जब F1 जनरेशन का आपस में पॉलिनेशन हुआ तो F2 जनरेशन में वो बौने पौधे वापस आ गए। और कमाल की बात ये थी कि वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में वापस आते थे, करीब करीब हर 3 लंबे पौधों के साथ एक बौना पौधा। मतलब बौनेपन वाला गुण कहीं गया नहीं था, वो बस छिपा हुआ था। तो मेंडल के इन्हीं एक्सपेरिमेंट से हमें मिले जेनेटिक्स के कुछ सबसे फंडामेंटल नियम, जो आज भी इस साइंस की बुनियाद हैं। और इसी स्टडी को, मतलब कि कैसे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और क्यों हम सब एक दूसरे से थोड़े अलग दिखते हैं, इसी साइंस को हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब जेनेटिक्स में 2 बहुत ज़रूरी टर्म्स आते हैं। एक है फिनोटाइप और दूसरा है जीनोटाइप। फिनोटाइप वो है जो हमें बाहर से दिखता है, जैसे पौधे का लंबा या बौना होना। और जीनोटाइप है अंदर का जेनेटिक कोड, मतलब असली ब्लूप्रिंट। तो जो बाहर दिख रहा है वो फिनोटाइप, और जो अंदर छिपा हुआ कोड है वो जीनोटाइप। तो मेंडल ने यह समझा कि हर गुण के लिए हमें अपने पेरेंट्स से 2 फैक्टर्स मिलते हैं, और इनमें से एक फैक्टर, जिसे हम डोमिनेंट या प्रभावी कहते हैं, दूसरे वाले यानी रिसेसिव या अप्रभावी को दबा सकता है, उसे छिपा सकता है। मटर के पौधों के केस में लंबा होना एक डोमिनेंट गुण था, इसीलिए F1 जनरेशन में सारे पौधे लंबे थे, भले ही उनके अंदर बौनेपन का फैक्टर मौजूद था। तो अब अगला बड़ा सवाल ये था कि मेंडल जिन्हें फैक्टर्स कह रहे थे वो आखिर हैं क्या? फिजिकली वो क्या चीज़ है? इसका जवाब मिला हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की दुनिया में। मेंडल को अपने समय में इसका जवाब नहीं पता था, लेकिन 20वीं सदी में साइंटिस्ट्स ने उस मॉलिक्यूल को खोज निकाला जो जिंदगी की सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और वो मॉलिक्यूल है DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यही है हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट, लाइफ का असली कोड। सारी के सारी जेनेटिक जानकारी इसी के अंदर छिपी होती है। तो मेंडल के जो फैक्टर्स थे वो असल में हैं जीन्स। जीन क्या है? ये डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा है, एक तरह का इंस्ट्रक्शन जो बताता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, और यही प्रोटीन आगे चलकर तय करता है कि पौधा लंबा होगा या फिर हमारे कान का शेप कैसा होगा। अब ये सारा डीएनए बहुत अच्छी तरह से पैक्ड रहता है क्रोमोसोम्स नाम के स्ट्रक्चर्स में। हम इंसानों में ऐसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं 23 के जोड़ों में। हमें 23 क्रोमोसोम अपनी माँ से मिलते हैं और 23 अपने पिता से, और इसी वजह से हमारे अंदर दोनों के गुण आते हैं। चलिए
अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरे जेनेटिक सिस्टम का, इस विरासत का पृथ्वी पर जिंदगी के लिए क्या मतलब है। मतलब इसकी बड़ी पिक्चर क्या है। देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका एक बहुत बड़ा मकसद यही है। वो क्या करता है, वो पेरेंट्स के जीन्स को एक तरह से शफल कर देता है, ताश के पत्तों की तरह। इससे हर नई पीढ़ी में नए नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, मतलब वेरिएशन पैदा होता है। और ये वेरिएशन, ये विभिन्नता इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी से किसी भी प्रजाति में अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, और जब माहौल बदलता है तो हो सकता है कि कोई एक खास वेरिएशन किसी को जिंदा रहने में ज्यादा मदद करे। इसी को तो हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, और करोड़ों सालों में यही छोटे छोटे बदलाव एवोल्यूशन को जन्म देते हैं। तो सोचिए, मेंडल के एक छोटे से बगीचे में मटर गिनने से शुरू हुआ ये सफर हमें डीएनए के कोड को पढ़ने तक ले आया है, और आज तो हम इस कोड को एडिट भी कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस इनक्रेडिबल नॉलेज के साथ हेल्थ, मेडिसिन और साइंस का भविष्य कैसा होगा? क्या क्या संभावनाएं हमारे सामने खुल सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।